बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीर, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। और दिन का आगाज़ जो है वो इंसान का बेहतरीन होना चाहिए। और बेहतरीन दिन के आगाज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए खैर का ज़रिया बनाएँ। जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के लिए खैरियत की दुआ मांगे और दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें। आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो आज का हमारा प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ख़ास करके सबसे पहले हम मौसम को देखेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि दिन को प्लान करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप मौसम के अकॉर्डिंग अपने दिन को किस तरह से प्लान करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम मौसम के साथ कनेक्ट करें तो हमारे किसान एक अहम तबका है और किसानों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती हैं अच्छे बीज की निशानदेही करने के हवाले से। अच्छे बीज की पहचान क्या है, कितना ज़रूरी है फसलों के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है और शहर का एक पुराना मुतालबा जो कि एक दरीना मसला भी था ट्रांसपोर्टेशन का, वो हल होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्या जो मौजूदा इलेक्ट्रो बसेज़ हैं वो क्या इस शहर के लिए काफ़ी हैं, या इसके साथ साथ इस शहर को दीगर मनसूबाजात की भी ज़रूरत है। बुनियादी मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या हिकमत अमली है हुकूमत की फैसलाबाद शहर को बेहतर बनाने के हवाले से, इस पर भी 11 बजे हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। महंगाई की सूरत हाल हो और कीमतों का रद्द-बदल हो तो आज के भाव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब्जियां क्या चल रही हैं मार्केट में, क्या रेट चल रहे हैं, सोना कितना महंगा हुआ है, कितना सस्ता हुआ है, करेंसी भी जानेंगे कि आज करेंसी के रेट क्या चल रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शहर का मौसम कैसा रहेगा हमारे टू डेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम गुज़श्ता एक हफ़्ते से काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, सफोकेशन है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम रज़ा, बताइएगा कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता कई रोज़ से शहर फैसलाबाद में गर्मी का ज़ोर जो है वो बरकरार है। ख़ास तौर पर दिन के औकात में हवाएं भी साकिन हो जाती हैं और गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर आज हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज भी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन चूँकि सुबह के औकात में हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहता है और आज भी शहर का मतला साफ़ है और हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो सुबह के औकात में कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। लेकिन दिन गुजरने के साथ दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस जो है वो 40 डिग्री किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएं आज 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं ख़ास तौर पर दिन के औकात में जो है मौसम को बेहतर रखती हैं और ख़ास तौर पर शाम के औकात में मौसम में खुनकी बढ़ने लगती है और मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाता है। लेकिन दोपहर के वक्त में दर्जा हरारत खासा बढ़ जाता है और गर्मी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो है इस गर्मी की वजह से खासे परेशान दिखाई देते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि आने वाले हफ्ते में इतवार और पीर के रोज़ 80 से 90% चांसेस जो हैं वो बारिश के दिए गए हैं। लेकिन आइंदा 24 घंटों में कोई भी इम्कान नहीं है, इसलिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा भी दिया गया है कि पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो इसके अंदर बीमारियां जो हैं वो जल्द लपेट में ले लेती हैं, तो इस वजह से एहतियात जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की शिद्दत से बचना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि हम सेहतमंद होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात अच्छे से देख सकते हैं। और तमाम तर मामलात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और किसान की मुश्किलात के हवाले से बात करें, मौसमियाती तब्दीलियाँ तो एक मसला है ही है, लेकिन दीगर मसाइल भी हैं, जिसमें अच्छे बीज की पहचान क्या है, ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ साथ हाइब्रिड बीज जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, महंगे बीज जो हैं वो किसान की पैदावार को कितना मुतासिर कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अच्छे बीज जो हैं वो अच्छी एक फसल की ज़मानत होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर काशिफ गुज्जर साहब ने, सीड एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कैसे हैं काशिफ साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और काशिफ साहब के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड सलाम। मॉर्निंग, कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। काशिफ साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किसान हमारी सोसाइटी का एक अहम तबका भी हैं, मसाइल भी दिन ब दिन इनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक मसला जो कि बुनियादी है, सीड्स की पहचान नहीं पता चलती अक्सर औक़ात। एक अच्छे बीज की पहचान क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अहम मौजू के हवाले से आज यहाँ पे इनवाइट की है। अच्छे बीज की पहचान जो है उसमें बीज की 3 खसूसियात सबसे अहम होती हैं। सबसे पहले उसका खालिसपन, जिसे हम बिल्कुल प्योरिटी सही। कहते हैं। उसके बाद उसका उगाव, और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो बीज की वैरायटी क्लेम की जा रही है वही वैरायटी हो। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किसी भी अच्छी ऑथेंटिक कंपनी का और जो सर्टिफाइड सीड है उसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आते हैं जब हम मार्केट में उन बीजों की तरफ जाते हैं जिनके ऊपर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई टैग्स इशू नहीं किए गए, उसको सर्टिफाई नहीं किया गया, सही। तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि ऑथेंटिक कंपनीज़ का और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड सीड या वो बीज जो किसी भी कंपनी ने अपनी R&D के बाद एनलिस्ट करवा लिए हुए ठीक है। हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्रूव्ड हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जब ये अप्रूव्ड या सर्टिफाइड सीड होता है तो उसको बनाने का बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेप के ऊपर उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। जब इंस्पेक्शन करने के बाद उसे टैग इशू होते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें खालिसपन और उसकी प्योरिटी और उसकी जो ऑथेंटिकेशन है सीड की, वो जो इंश्योर कर दी जाती है। बिल्कुल, और इंश्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगर फसलों की पैदावार के हवाले से बात करें, जैसे मैं पहले बात करी थी कि मौसमियाती तब्दीलियाँ भी एक इशू है, और ऐसे में अगर अच्छा बीज हमें नहीं मिल रहा, हमारे किसान को नहीं मिल रहा, तो फिर अच्छी फसल की ज़मानत भी हम उस तरह से उम्मीद नहीं रख सकते। ये चीज़ किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही है। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर एक तरफ हम बात करें अच्छे बीज, ठीक है, मार्केट में हम देख रहे हैं कि अच्छे बीज भी हैं, लेकिन किसानों तक ये इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं पहुँच रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आप किस तरह से देख रहे हैं अच्छे बीज की फराहमी के लिए किसानों को? मैं विश थैंक यू। बीज के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि तो गाँव का एक देसी तरीका भी होता है चेक करने का कि आप उस बीज को चंद दिन पहले जो है वो एक मखसूस माहौल में उगा के देखते हैं कि उसका उगाव कितने % है। तो अगर 90% है तो ठीक है। मसला तब बनता है जब ये जैसे जो गैर कानूनी कंपनीज़ इनको कह लें या गैर रजिस्टर्ड कंपनीज़ कह लें, जो बीज बेच रही हैं, या वो बीज है जो किसान के पास रवायती तौर पे पड़ा है। तो किसान उसको, जैसे गंदम की मैं अगर मिसाल दूं, तो वो छानना लगा के देखता है, तो वो फिर भी उसमें जो है वो बीज क्वालिटी उस तरह से नहीं मिलती जैसे ये ज़राई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में या पंजाब सीड सेंटर है, तो इनसे बीज मिल जाते हैं। फिर जो यहाँ पर एक अथेंटिक कंपनीज़ है जैसे बाबा फरीद सीड है, या मतलब इस तरह से जो अथेंटिक कंपनीज़ है उनसे भी अच्छा बीज मिल जाता है। उन पे इत्मीनान बना हुआ किसानों का, उनका एक अपना लेवल होता है। फिर अब तो गवर्नमेंट की जानिब से ये भी किया गया प्लान कि अगर आपका बीज जो आपने लिया वो नहीं निकलता तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो लिहाजा आपको अच्छा, इसमें किसान थोड़ी सी बचत करना चाह रहा होता है कि जो सर्टिफाइड बीज है वो तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है। जैसे मतलब किसी भी सब्ज़ी का है, किसी भी फ्रूट का है, किसी भी फसल का है, तो उसमें फिर वो 100% तक या 90% तक जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो उनका अपना क्राइटेरिया होता है बीज बनाने का, तो उस तरीके से बनाया होता है, तो वो लाजमी बात है कि वो महंगा होता है, लेकिन फिर उसका जो है वो उगाव वो भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगर गंदम में आपको बीज की वजह से 10 मन का फ़ायदा हो जाता है, तो वो फ़ायदा तो आपका कम से कम 30-40 हज़ार का है, जबकि जो बीज का ख़र्चा है वो आपका 1000-2000 पे ज़्यादा होगा मैक्सिमम, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो फिर इस तरीके से चाहिए कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही हम काम कर रहे हैं तो फिर बीज अच्छा हो, तरीक़ाकार अच्छा हो, तो उसके बाद अच्छी फसल लेना मुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर आप गेती फसल नहीं लगाते, बीज वही रवायती इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कितने सालों से आपके पास आ रहा है, फिर उसमें जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो भी मुतासर होती रहती है, क्योंकि बीमारियां हर साल नई से नई आती हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर अभी जो मौसमियाती तब्दीली है स्पेशली, उसमें हर फसल के साइकिल में फ़र्क आ रहा है। आप देखिए कि आज 1 अक्टूबर है,
तो कुछ साल पहले चले जाएं तो अक्टूबर की रातें बाकायदा ठंडी होती थी, लेकिन अभी तो जो है वो रातें भी गर्म है, दिन भी बिल्कुल, अभी गर्म तो है। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से जून की तरफ जा रहे हैं। तो आप सर्दियों की तरफ तो जाते हुए आप हमें धूप नजर में नहीं आ बैठ रहा नहीं मौसमी सकते। तब्दील तो का कल असर। उधर मैं यूब रिसर्च में वो बता रहे थे कि अभी हम किसानों को सुजेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी वेजिटेबल्स लगानी है, जैसे मटर है वो अमूमन सितंबर के आखिर में लगना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप ना इसको मिड अक्टूबर तक वेट करें, जब तक टेम्परेचर 30 से नीचे ना जाए तो कोई सब्ज़ी ना लगाएं, वरना मसला हो जाएगा। तो यही सब्ज़ियां कभी जो है वो 15 सितंबर के बाद लगना शुरू हो जाती थी। तो 20 से 25 दिन का ये साइकिल पूरा तब्दील हुआ है। फिर उसमें जो रवायती बीज पड़े हुए हैं वो उस तरह से फ़ायदा नहीं दे सकते। तो अच्छी कंपनी का अच्छा सर्टिफाइड बीज वो आपकी पैदावार को कम से कम भी 10% तक बढ़ाने की सलाहियत रखता है, और ये बिल्कुल इसी तरह 10% से। ह्यूज फ़र्क होता है। और मैं समझती हूँ कि अगर अच्छा बीज हमारे किसानों को मिल जाए तो हमारी जो ज़रूरी पैदावार है ये भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। काशिफ साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अक्टूबर को अमूमन ये कहा जाता है कि गंदम उगाने का महीना है, और ऐसे में अगर हम हमारे सिचुएशन के हवाले से बात करें, अभी डिज़ास्टर गुजर के गया, फ्लड की सिचुएशन भी रही है, उन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ साथ गंदम की काश्त के हवाले से एक अच्छे बीज की पहचान क्या हो सकती है, किसान कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी पैदावार मुतासर होती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो काश्तकार हैं, वो इस चीज़ से अवेयर हो सकें। जहाँ तक बीज की बात है ना, तो ये बीज किसी भी फसल की किसी भी ज़िम्मेदार के लिए सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो आप कभी भी अच्छी फसल नहीं ले सकते। आपको कहीं कोई पेस्टिसाइड वीडिसाइड करते हुए कोई एक कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ भी गया है तो वो मैनेजेबल है, उसको आप किसी तरीके से उसका ऑल्टरनेट यूज़ करते हुए बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अगर बीज के मामले में कहीं कोताही कर दी या बीज के मामले में आपका कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो आपकी पूरी क्रॉप को डैमेज कर जाता है। तो इसलिए बीज के ख़रीदते वक्त ज़िम्मेदारों को बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें। जैसे अब्दुर्रहमान बात कर रहे थे, कम से कम 10 से 20% जो पैदावार का फ़र्क है सिर्फ बीज के इस्तेमाल से आ जाता है। और अगर आप इसको हमारा ज़िम्मेदार चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो हम अगर उसको साइंटिफिक वे को छोड़ भी दें तो ये देसी ज़ुबान में हमारे बाप दादा जो हैं पिछली नस्लों से हम सुनते आ रहे हैं कि एक ज़मीन का बीज अगर दूसरे इलाके में जाकर इस्तेमाल होगा तो बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे नहीं भी जाते तो इस जो फोक विजडम है इस पे भी अगर ज़िम्मेदार सोचे तो उसे चाहिए कि वो सीड कहीं से लेके इस्तेमाल करे ताकि वो जगह बदलने से उसकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर आ बिल्कुल सकती इसी है। तरह से इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो फसल की पैदावार बढ़ाना ये किसानों का टारगेट होता है, और अक्सर हम ये प्रैक्टिस देखते हैं कि जो लास्ट ईयर की फसल का बीज बच जाता है, किसान नेक्स्ट ईयर उसी को काश्त करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस कितनी दुरुस्त है या गलत तरीक़ाकार है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं अच्छे बीज की एक पहचान क्या है, और अगर ज़राअत के हवाले से बात करें या ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के हवाले से बात करें तो किसानों के लिए जो सबसे बुनियादी ज़रूरत ये होता है कि अच्छा बीज। इसमें हुकूमत की तरफ से दावे भी किए जाते हैं कि किसानों की मुश्किलात को समझा जा रहा है, उनके लिए आसानियाँ फराहम की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक फार्मर को एनालाइज़ करने के लिए भी होती है, एक फार्मर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होती हैं। अक्सर हम ये गलती करते हुए दिखाई देते हैं कि बीज की अच्छी पहचान नहीं होती और किसान जो है वो फसल के लिए काश्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से किसान की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। फसल उस तरह से जिस तरह से उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी फसल होगी नहीं होती है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करी थी कि एक प्रैक्टिस अक्सर हम किसानों को करते हुए देखते हैं, जो लास्ट ईयर के बीज बच जाते हैं और उससे ही अगले साल काश्त की जाती है। ये अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं है, इसके नुकसान क्या होते हैं? सीड एक्सपर्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ साहब, ज़रा बताइएगा कि अगर हम किसान के हवाले से बात करें तो हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि एक अच्छी फसल भी हम पैदा कर लें, लेकिन हमारे जो वसाइल हैं वो भी ज़्यादा खर्च ना होता है। ऐसे में जो लास्ट ईयर का बीज बच जाता है हम उसे ही प्रेफर करते हैं कि उससे काश्त की जाए। ये प्रैक्टिस कितनी थी? हम पहले यही बात कर रहे थे कि अगर आप बीज चेंज नहीं करते तो आप कम से कम 10% अपनी जो यील्ड है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। और जब हम रेट डिफरेंस पे जाते हैं सीड परचेज़ के हवाले से, हमारा जो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशो के हवाले से बात करें, ज़िम्मेदार बेसिकली वो नहीं निकाल पाता। वरना जब वो देखता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 या 6,000 का उसने सीड लेके डालना है तो समझता है बहुत महंगा है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम वो घर से गंदम डाल रहा है, उस गंदम की कॉस्ट उसमें उसको अगर वो एनालाइज़ करे तो उसकी कॉस्ट के ऊपर तो कोई 1,000-1,500 से ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी सिर्फ इस प्रैक्टिस से
सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करने से वो कम से कम भी अपना जो पैदावार का इतना फ़र्क ले लेता है कि 20,000 का उसे फाइनेंशियल बेनिफिट 1,000-1,500 बिल्कुल, लगा और के हो अमूमन ये सकता समझा है। जाता है कि जो सर्टिफाइड बीज हैं, अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये किसान की जेब पे बोझ है, लेकिन दरअसल इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी, जी, ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इसको प्रमोट किया जाता है कि हमेशा जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो नेशनल लेवल पे, वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप सर्टिफाइड सीड यूज़ करें ताकि हमारी नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। और दूसरा, जहाँ तक बात है, अभी आप फ्लड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गंदम चूँकि हमारी बैकबोन है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, तो इस पे हमारा कोई 2 मिलियन के करीब रकबा जो है वो मुतासर हुआ है सैलाब से। तो उस हवाले से हमने डिफरेंट फोरम्स पे पहले भी सजेशंस रखी हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी तरह सब्सिडी देते हुए, चाहे कंपनियों को सब्सिडाइज़ करे, चाहे अपना लेवल पे बीज लेके ज़िम्मेदारों को फ्राहम करे। वो ज़िम्मेदार जहाँ पे गंदम काश्त करना उनके लिए मुश्किल है, उनको मुफ्त बीज और खाद वगैरह में सब्सिडी दे के उनको इनक्रेज किया जाए कि वो अपनी काश्त लाजमी करें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी हो गया जी, है। जी, उसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज़ एक ज़िम्मेदार अगर आइडियल कंडीशन में 50 से 60 मन पैदावार लेता था, तो अगर वो नहीं बीजता बिजाई करता तो उसकी जो प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में अगर गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे और वो अपनी 50% यील्ड भी ले ले, तो 25 से 30 मन तो वो फी एकड़ अपना जो है वो शेयर हमारा जो नेशनल फूड बास्केट है उसमें अपना ऐड कर सकता है। इस हवाले से इस पे अभी बड़ा एमरजेंसी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से काम करने की ज़रूरत है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी मुतासर हुई है और लोग जो हैं फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, परेशान भी हैं, डिप्रेस्ड भी हैं, बिल्कुल, लोगों और की तो जमा पूंजी पानी में बह गई और है। उनकी ज़मीनें भी अभी इस काबिल नहीं हैं कि शायद वो इस पे गौर भी करें कि हमें यहाँ पे जो है सोइंग करनी चाहिए नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कैंपेन लॉन्च करती है, उनको फैसिलिटेट करती है, मुफ्त बीज फ्राहम करती है, उनको खाद वगैरह पे सब्सिडी फ्राहम करती है, उनको कोई ऐसे फैसिलिटेट किया जाए, तो ये मुमकिन है कि ये जो 2 मिलियन एकड़ रकबा है, ये हमारा ज़ीरो पे जाने की बजाय कुछ ना कुछ अपना शेयर इसमें ऐड कर ले, क्योंकि गंदम जो है ये हमारी बेसिक नीड है। बिल्कुल, ये वाक़ई बैकबोन है, अगर हम अभी मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें। और डिज़ास्टर ज़ाहिर-सी बात है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन डिज़ास्टर को किस तरह से इसकी हिकमत अमली करनी है, किस तरह से प्लान करना है, रिहैबिलिटेशन, ये हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मैं ये सोचती हूँ। जी, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, सिर्फ एक जज्बे की, एक लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत है। अगर हम उस पर आज भी अमल करना शुरू कर दें तो हम इस बड़े डिज़ास्टर को किसी ना किसी लेवल के ऊपर काउंटर करते हुए बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है, और ये यकीनन हमारे किसानों के मौजूदा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए एक अहम और बड़ा मसला है। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, चिन्योट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, झंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और तांगा वाला भी कुछ हद तक सैलाब से इफेक्ट हुआ है, तो ऐसे में आप क्या इनिशिएटिव देखते हैं हुकूमत की जानिब से कि क्या हुकूमत किसानों की मुश्किलात को समझ रही है? जिस तरह से काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, क्या ऐसी सजेशंस, ऐसी फीडबैक अप्रोच जो है वो हुकूमत को भेजी गई है ताकि हमारे जो किसान हैं वो एम्पावर हो सके? महविश, पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ पर ये हुकूमत किसानों के हक़ में नहीं है। किसानों को दबाने के लिए, उनको मुतासर करने के लिए हर हिकमत अमली इख्तियार की गई। गंदम नहीं खरीदी गई, कपास नहीं खरीदी गई, गन्ना नहीं मुनासिब रेट्स पे लिया गया, तो किसान तो पहले ही मर गया, ऊपर से सैलाब ने उसको मार दिया। तो ये सैलाब तो एक महज बहाना है। किसान पिछले 2 साल से बुरे अंदाज में डैमेज हो रहा है कि उससे कोई भी चीज़ नहीं ली जा रही। आड़ती अपनी मनमर्जी की कीमतों पे ले लेता है। 2-2 हज़ार रुपये गंदम मन बिकी है और अब मार्केट में 4,000 रुपये पहुँची हुई है, और शायद जो है वो मज़ीद महंगी हो जाए। तो ये मिडल मैन है, आड़ती है, जो कमा रहा है। किसानों के लिए मुश्किलात हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत ज़्यादातर जो है वो बातों पे यकीन रखती है, दावे वादे सारा कुछ किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर ना तो लोगों के जो है वो मवेशी है वो उनकी कोई सिक्योरिटी मिली है, जो चोरी हो गए, जो उसमें खो गए हैं या जिनका सैलाब मुतासर हुआ। फिर इसमें देखिए ये लोगों का कसूर नहीं है। महकमा मौसमियात चीख के बताता रहा है पिछले साल के स्टार्ट में ही कि इस साल मानसून जो है वो कम से कम 50% ज़्यादा होगी, 30% ज़्यादा होगी। तो कोई भी आपने और इस जो है वक्त वो तो हमने देखा है प्री मानसून हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट हमने मानसून को ही वेलकम किया है। तो और कोई हमने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की, लोगों को निकालने की कोशिश नहीं की, लोगों को बताने की
तो हुकूमत ने वो जैसे मौसमियात के होते हैं मरासले, उसको वैसे ही रूटीन में एज़ फार ग्रांटेड ले लिया। तो उसके बाद जब ये डैमेजिंग हुई है सूरत हाल, तो अब आपके सामने अब लोग वेट कर रहे हैं। सीएम साहबा ने फरमा तो दिया है कि 10 लाख मिलेगा उनको जो डैमेज हुए हैं, देखते हैं कितने लोगों को मिलता है। तो ये ज़मीनों के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो ये भी अगर हुकूमत की प्रेफरेंस हो कि इनको आबाद रखना है, फिर तो उनको बीज मुहैया किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हुकूमत का कोई ऐसा प्लान है एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि एग्रीकल्चर को पिछले 2 साल में एक बड़े मरबूत तरीके से, बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से दबाया जा रहा है और शायद मज़ीद यही सिलसिला जारी रहे। कपास की ये सूरत हाल है कि हम मुसलसल जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। गन्ना लगा था, लेकिन वो शुगर मिल्स मालिकान ने तो बिल्कुल। 300-400 अरब कमा लिया। अभी तो रिकवरी भी नहीं हुई, किसान Exactly. हमेशा इस बात से काफ़ी परेशान रहे और हैं। फिर अगला जो क्रशिंग सीज़न है वो आने वाला है और पिछले साल की रिकवरी नहीं हुई, तो ना ही कोई जुर्माना हुआ है कि जो होता था ना इससे पहले कि यहाँ पर जुर्माने किए जाते थे, कैन कमिश्नर एक्टिव होता था, वो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो लोग शुगर मिल्स के मालिकान हैं वो सारे के सारे असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वही मालिकान हैं, वो सारे हुकूमतें चला रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि किसान रुल रहा है, खुआर हो रहा है। जहाँ कहीं भी शुगर मिल्स की जानब से कहा जाता है ना कि उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो वो पेमेंट भी कैश की बजाय उनको चीनी दी गई है महंगे रेटों पर, ना ये चीनी उठा ले, वो बेचारे जाके सस्ते रेटों पे दुकानों पे देती है। तो ये सारी ख्वारी हुई बिल्कुल है। अब्दुर्रहमान, आपने नोटिस किया होगा कि हमें बाय प्रोडक्ट्स तो बड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन जो किसान का असल हक है, वो गंदम की कीमत हो, वो गन्ने की फ़रोख्त के हवाले से जो रिकवरी के मामला हो, वहाँ पर हमें उस तरह से एक्टिवनेस नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से किसान जो है वो जब भी अगली फसल काश्त करने के हवाले से सोचता है तो उसकी रूह काँप जाती है कि अब आया उससे काश्तकारी करनी है या नहीं करनी है। देखिए, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि किसान का बच्चा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्लर्क लगना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, बाहर मुल्क में जाना चाहता है, कहीं ना कहीं जाना चाहता है गांव छोड़ के। तो उसकी यही वजह है कि एक तो ज़मीनें कम होती जा रही हैं मुसलसल। ये जब अंग्रेज़ दौर में कोई मुरबा दिया गया था, अब वो एकड़ों में रह गया, 1 2 3 4 5 एकड़ है, मैक्सिमम 5 एकड़ है। 10 एकड़ वाले तो शायद पूरे फैसलाबाद में चंद हज़ार हों, और 20 एकड़ वाले शायद चंद 100 चले जाएँ जिनकी एक मुरबा होगी। तो फिर ये सूरत हाल बनी हुई है कि उसमें से लोगों के पास या तो, और फिर बतौर प्रोफेशन जो एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं कि ठेके पे लेके, वो सारा कुछ पीटीआई दौर तक चलता रहा है। जो ही वो हुकूमतें ख़त्म हुई हैं उसके बाद अब जो ठेकेदार थे वो भी भाग गए हैं, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं रहा इसमें, कोई एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तो लोग ये करते हैं कि अब ज़मीन है तो करना क्या है, कुछ तो अपने लिए उगा लें और बाकी थोड़ी बेच लेंगे। जो प्रॉफिट का तसव्वुर पीटीआई दौर में किसानों ने कमाया है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अब तो काश्तकारी के लिए ज़मीन भी हमें बड़ी लिमिटेड सी दिखाई देती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका असर जो है वो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है इसकी इमेज पे होता है। इसे मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम किसानों को एम्पावर कर सकें, उनके मसाइल को समझें। काशिफ साहब, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम किसानों के मसाइल के हवाले से बात करें ना, अभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है, बहुत सारे गैर मियारी बीज बिकते हुए दिखाई देते हैं, इसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से इस पर चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है? इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे गवर्नमेंट की तरफ से जो लैक ऑफ प्लानिंग है वो ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। हम तो ऑलरेडी ये जो सीड गैर मियारी बीज थे इनको काउंटर करने के लिए फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था जिसके पास इंस्पेक्शन का अख्तियार था और वो अपना पूरा काम कर रहे थे, और हम बड़े अरसे से ये मुतालबा कर रहे थे कि दे आर अंडर स्टाफ्ड, उनके पास स्टाफ कम है, उनको मज़ीद एम्पावर किया जाए, उनका स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि जो सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी है बेहतर है और जो गैर मियारी बीज और अनसर्टिफाइड जो हैं वो उसको काउंटर करने के लिए ये लोग काम कर सकें, उनके फ़ंड्स बढ़ाए जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके उलट जाते हुए, उसकी मुखालिफ सिमत में जाते हुए उनका 50% स्टाफ जो है उसको सरप्लस पूल में भेज दिया है, और उसके साथ साथ जो ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस था उसके लिए अभी कोई अल्टरनेट भी नया नहीं लेके आए। तो ये तो बज़ाहिर हमें जो सर्टिफाइड सीड है और जो मियारी बीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से
हमें टैग्स वगैरह इशू किए जाते हैं, उस सीड को बेहतर करने की बजाय अभी तो हमें उसमें मज़ीद नेगेटिविटी नज़र आ रही है, हम उसमें एक स्टेप बैक जाते हुए इंस्पेक्शन नज़र में आ रहे काफ़ी हैं। ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अगर हम किसान के हवाले से बात करें या काश्तकारी की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, इस पर तो दूसरी राय होती ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये हमेशा ऐसे ही जाना चाहे कि एक ज़रई मुल्क है जहाँ पर 4 मौसम हैं, जहाँ पर फसलें जो हैं वो इम्पावर हो सके, किसान जो है वो हमारा खुशहाल हो सके, ताकि हम पाकिस्तान के इस इमेज को इसी तरह से बरकरार दिखें। वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है किसानों की मुश्किलात के हवाले से, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ किस तरह से है, इस पर भी हम बात कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर फसलों की पैदावार बढ़ानी है। और एक ये भी तसव्वुर किया जाता है कि अगर हम अच्छा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमूमन ये महंगा होता है, लेकिन किसानों की मुश्किलात जूं की तूं हैं और हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को उतना संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जितना लेना चाहिए। अब्दुर्रहमान, अगर हम हुकूमत के हवाले से बात करें, हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है और कि किसी हद तक काम अच्छा होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर अप्रिसिएशन भी बनती है, लेकिन किसानों के हवाले से अच्छे बीज की फराहमी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम हो, किसानों को ऐसी सब्सिडी देनी हो, वहाँ पर तमाम तर मामलात उस तरह से हमें नहीं देखने में मिलते। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या पॉलिसीज़, या अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्पावर करना है, क्या ज़रूरियात है इसकी? महविश, देखिए मसला ये है कि जैसे यूब रिसर्च सेंटर है, अच्छे बीज मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। अब किसानों की एक्सेस नहीं है या उनको पता नहीं है। महकमा ज़राअत आलमोस्ट यूनियन कौंसिल तक उनका स्टाफ मौजूद है, तो ये बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा बीज पहुंचाया जाए। देखिए किसान गांव में अगर नंबरदारों को आप अच्छा बीज देते हैं और उसके बाद 1 एकड़ गंदम फ़र्ज़ करें काश्त हो जाती है। गंदम का मैं ज़िक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी काश्त होने वाली है और गाँव के बहुत ज़्यादा रकबे पे गंदम काश्त होती है, हर जगह यही सूरत हाल है। तो वो 1 एकड़ से अगर 40-50 मन होती है पैदावार, तो उससे कम से कम जो है वो अगले साल में 40-50 किसानों को वो 1-1 मन दिया जा सकता है। बीज भी बढ़ जाएगा और अच्छा बीज भी पहुंच जाएगा। लेकिन मसला ये होता है कि जैसे महकमा ज़राअत की मैं बात करूं, एक्सटेंशन की, तो जो नौकरी पे लग जाता है ना, अब उसको ये फ़िक्र नहीं रहती कि उसकी नौकरी कहीं जाएगी। अब जो क्रॉप रिपोर्टिंग करते हैं वो घर बैठे हुए क्रॉप रिपोर्टिंग कर देते हैं कि देखें जी काटन गवर्नमेंट को चाहिए, फ़र्ज़ करें 1 लाख एकड़, वो 1,20,000 एकड़ की रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देंगे और काटन हुई होती है 60-70 हज़ार एकड़। मतलब फ़र्ज़ी रिपोर्ट्स बन रही होती हैं और दफ्तर में बैठ के फ़र्ज़ी बातें चल रही होती हैं, फ़र्ज़ी दावे चल रहे होते हैं, तनख्वाहें ली जा रही होती हैं। गवर्नमेंट के पास ना तो कोई ऐसा सेटअप है कि वो इनको रीचेक कर सके, डेटा दोबारा वेरीफाई हो जाए। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट सेटअप में आपको अपनी एवेल्यूएशन की बुनियाद पे प्रमोशन नहीं मिलती। बिल्कुल, ग्राउंड ये नहीं रियलिटीज़ होता बहुत मुख्तलिफ कि होती किसी हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसको डीजी लगा दिया जाए। अगर उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, कोई ना कोई सिफारिश है, तो उसको लगा देंगे। उसने कुछ किया है या नहीं किया है ये मैटर नहीं करता। इसकी मैं मिसाल अभी आपको ये भी देता हूँ कि अभी कमिश्नर मरीम खान ने फैसलाबाद को पूरा तबाह कर दिया, कोई 1 रुपया नहीं लगने दिया और वो कमिश्नर लाहौर लगा दी गई है। मतलब ये सूरत हाल पाकिस्तान में चलती है कि यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन नहीं होती। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड मैटर करता है कि वो पॉलिटिकल है, लीटिश है या नहीं। जो लीटिश मॉडल चल रहा है उसमें सारा कुछ इसी बुनियादों पे चलता है। तो इसी तरह से वो एग्रीकल्चर वाले, यूब रिसर्च वाले जो नौकरी पे भर्ती हो जाते हैं, उनको पता है कि अब उन्होंने 60 साल तक यहीं रहना है। तो उनको जो जब वो पॉइंट होते हैं तो उनको क्लर्क उसी वक्त बता देता है कि ये 2070 तक आपकी तनख्वाह चलती रहेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब वो ड्यूटी पे हैं या नहीं है, और दोपहर को चले जाएं तो पता चलता है कि सारे अपने बच्चों को लेने गए हुए हैं स्कूलों में। सुबह चले जाएं तो पता चलता है कि वो 10-11 बजे आएंगे, शाम को वो उधर होते नहीं। मतलब 2 से 3 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उसमें भी वो बस बिल्कुल, और जिसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, Exactly. आम शहरी को भुगतना पड़ता है। किसान मुश्किलात का शिकार होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। बस ज़रूरत इस समझ की है कि हमारे इदारे उतने मुखलिस होकर काम करें जितनी मुखलिसी की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर काशिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बीज का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी भी चाहिए। और आजकल
आजकल मार्केट में एक टर्म यूज़ हो रही है बीटी बीजेस के हवाले से, और क्या ये बीजेस जो हैं, क्या ये सीड्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है फसलों के लिए या सिर्फ इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है? जी आप बीटी कॉर्न के हवाले से बात कर रही हैं। ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है, तो इस पे बज़ाहिर, बल्कि इनफैक्ट भी इसका कोई बज़ाहिर बेनिफिट यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई नहीं है। देखें, हम हाइब्रिड सीड यहाँ पे प्रोडक्शन जो हमारे पास हो रही है, और ये आज से नहीं हो रही, जब से हम इसमें आए हैं तो हमने बहुत इम्प्रूव किया है। राउंड अबाउट 4 गुना हमने अपनी जो हमारी पर एकड़ यील्ड है उसको हम यहाँ पे हाइब्रिड से इम्प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें जब हम इंटरनेशनल डाटा उठा के देखते हैं तो 96 से ऑनवर्ड 2025 तक, तो जो मुल्क 1996 में जीएम कॉर्न पे थे, उनकी जो पर एकड़ यील्ड की इम्प्रूवमेंट है वो, अगर वो तब 8 या 9 टन पर हेक्टेयर पे थे, तो वो उससे 10-11 पे गए। बिल्कुल सर। और एट द सेम टाइम वो कंट्री जिसमें टर्की है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, या कुछ और मालिक शामिल हैं जो नॉन जीएमओ पे थे, जो सिर्फ हाइब्रिड यूज़ कर रहे थे, जीएमओ कॉर्न यूज़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी 1, 1.5, 2 मन यील्ड को बढ़ाते हुए 6, 7, 8 तक गए। बेसिकली अगर अभी भी हम देखें, जो यील्ड डिफरेंस है वो मौजूद है, लेकिन उस यील्ड डिफरेंस का कहीं भी जो रीज़न है वो जीएम कॉर्न नहीं है, क्योंकि अगर जीएम कॉर्न होती उससे बढ़ता तो 96 में अगर वो 9 पे थे तो उन्हें 18-20 पे जाना चाहिए था। ये पोटेंशियल डिफरेंस था जो हमारे पास कम था, उनके पास ज़्यादा था। हमने अपने पोटेंशियल को टर्की ने, न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने, या कोई भी ऐसे कंट्रीज़ जो अभी भी नॉन जीएमओ कॉर्न पे हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से हाइब्रिड को लेकर चलते हुए इम्प्रूव किया है। और सेकेंडली जीएम कॉर्न के हवाले से हमारा तो इस पर भी एतराज़ है कि एक आपसे ही मैं एक बात पूछता हूँ, आपके सामने एक ऑर्गेनिक फूड पड़ी है, बिल्कुल, और एक नॉन ऑर्गेनिक है, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आप किसको चूज़ करेंगे? मैं तो ऑर्गेनिक फूड को आप ऑर्गेनिक को चूज़ करेंगी। अब जब हम इसी एग्जांपल को देखते हुए अगर हम ऑर्गेनिक से ज़्यादा हाइब्रिड पे जाते हैं, और उससे नेक्स्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड तीसरा लेवल है, तो अगर हम हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं तो हम लेसर ईवल पे खड़े हैं। ऑर्गेनिक तो हमारे लिए शायद फिजिबल नहीं रही कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो मुमकिन है कि वो इसके हवाले से आप कह लें कि बड़ी मुश्किल कॉस्ट बेनिफिट जब हम निकालते हैं तो वो कम प्रोडक्शन की वजह से वो फिजिबल नहीं रही, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। लेकिन जो लेसर ईवल है उसमें हाइब्रिड पे हम खड़े हैं, तो हम क्यों जो बड़ी ईवल है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके अक्सर इसका कोई नुकसान भी है? जी ऑब्वियसली जीएम कॉर्न जो है जब ये आएगी तो सबसे पहले तो ये आपका जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इकोसिस्टम में ये सबसे पहले जो हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है जो बेनिफिशियल है, और ये तमाम हमारा जो क्रॉप्स में जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं उनको खाती है। तो सबसे पहले तो ये मोनार्क बटरफ्लाई को बिल्कुल ख़त्म कर दी जिस मुल्क में भी ये जीएम कॉर्न आई है इसने। और आप अपने जो इकोसिस्टम में से कोई भी बेनिफिशियल इंसेक्ट जब मुतासर होते हैं तो आपको उसके जो नुकसान आते हैं वो 5-7 साल में आपको नज़र आते हैं। उसके अलावा सेकेंडली ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है। हमारा अभी तक पाकिस्तान जो कॉर्न प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और बड़े अच्छे पैमाने पे कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी उस पे हमारा हम अर्न कर रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि हमारा नॉन जीएमओ के टैग के साथ दुनिया हमारा प्रोडक्ट ले रही है। आज हम जीएम कॉर्न के टैग पे आते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी, लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। जीएम प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया से उन्हें अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हैं। हम यूरोप को भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, तो हमारा जितना भी कॉर्न का प्रोडक्ट है नॉन जीएमओ बेस्ड है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, वो जीएम कॉर्न्स के हवाले से हो, बीटी कॉर्न्स के हवाले से, एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। आप फसलों के हवाले से जब भी बीज की काश्तकारी हो, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा से, लेकिन आपको चाहिए अगर काश्तकारी के हवाले से भी बात हो, क्रॉप जोनिंग के भी हवाले से बात हो, तो एक अच्छी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है इससे ज़्यादा अवेयर हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं किसान को एम्पावर करने के लिए कहाँ हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छे बीज की पहचान के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। तो अब्दुर्रहमान, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ओवरऑल मार्केट का मुशाहिदा करें तो एक अच्छे बीज की फरामी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ही हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी ये था, हमने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा, लेकिन हमारे इदारों का रोल आप क्या देख रहे हैं? इंस्पेक्शन कितनी फॉल है, किस तरह से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है? देखिए जी, महकमे तो बिल्कुल ना होने के बराबर है,
महकमे तो गंदम ख़रीदने के लिए भी मौजूद हैं लेकिन ख़रीद नहीं रहे। ये तो हुकूमती तरजीहात होती हैं कि किस तरह से होनी चाहिए। तो हुकूमती तरजीहात तो नए से नए महकमे बनाने में, जैसे ये पैरा बना दी या जैसे ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ तूफ़ान बर्पा कर दिया, तो उसके बाद फिर वो सारा कुछ बैठ के CCD बना दी। तो गवर्नमेंट की किसानों के हवाले से कोई तवज्जो नहीं है, या कम से कम उनको महकमों से उम्मीद नहीं है। इसमें भी शायद कोई अथॉरिटी बना दी जाए तो बेहतरी आए कि किसान से जो फसल लेनी है, जो आप एक रेट तय करते हैं जिसको स्पोर्ट प्राइस कहते हैं, फिर उस रेट पे इंश्योर करना कि मार्केट में वही बिके, तो फिर ही फसलें लगेगी। अगर सारा कुछ आप मार्केट पे छोड़ देते हैं तो फिर तो एग्रीकल्चर फ़ारग हो जाएगी। ये उन ममालिक में तो ज़रूर हो सकता है जहाँ पे किसान थोड़ा पावरफुल है या जहाँ पे ज़मीनें ज़्यादा होती हैं और एग्रेरियन बड़े लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ज़मीन थोड़ी है और एग्रीकल्चर से एक बड़ा तबका वाबस्ता होता है, फिर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो होल्डिंग कर सके ना। इसमें जो मिडल मैन है या जो आड़ती बैठा हुआ है वो होल्डिंग पावर रखता है, उसके पास गोदाम है, उसके पास पैसा है कि वो सस्ती चीज़ लेके होल्ड कर ले। जैसे उसने गंदम होल्ड की और वो डबल रेट पे कमा लिए पैसे। ऐसा तो किसी भी कारोबार में नहीं होता कि आप इंडस्ट्री में भी डबल रेट नहीं कमा सकते होते एक साल में ना, लेकिन आड़ती कमा रहे होते हैं किसान के बलबूते पर, क्योंकि किसान के पास होल्डिंग पावर नहीं है। वो फिर लेके जब महंगी होती है वो मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे ही है चावल अभी महंगा होगा या दीगर फसलें, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि इन चीज़ों को इंश्योर करना कि अच्छे रेट्स मिलें, स्पोर्ट प्राइस मिले और उस रेट पे गवर्नमेंट खुद चीज़ों को जज करे। अगर गवर्नमेंट इस सारे सेटअप से निकलना चाहती है, IMF की डिमांड है या वो खुद चाहती है, तो फिर भी उसका कोई ना कोई अल्टरनेट चाहिए, या फिर ये होगा कि जो है वो आड़ती वो दिन ब दिन तगड़ा होता बिल्कुल। जाएगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि गैर मियारी बीज हमें मार्केट में फ़रोख्त होते हुए दिखाई देते हैं, किसान की मुश्किलात में फिर बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है या उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जिसकी वजह से हमारा किसान बड़ा परेशान है। वो महकमों में अगर आप एप्लीकेशन देने चाहते हैं, एक सिस्टम तो मौजूद होता है लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है कि गांव से अब मामू कांजन से एक बंदा उठ के एग्रीकल्चर को एप्लीकेशन देने आता है या DC ऑफिस में देता है और फिर जाता है और 3-4 पेशियाँ होती हैं, तो उसका तो 5-7 हज़ार का वैसे नुकसान हो गया और 3-4 दिहाड़ियाँ ज़ाया हो गई। तो शहर में बैठा एक जो सीड बेचने वाला है उसके लिए बड़ा आसान होता है वो वहाँ पे आना। तो ये एक मैकेनाइज इस तरह से हो कि किसान के जो उसी की दहलीज पर मसला हल हो जाए। बिल्कुल, एक हायरार्की होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और हमारे किसानों में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर उन्हें कहीं पर गैर मियारी बीज का मसला आ रहा है तो वो खुल के शिकायत कर सके और शिकायत का अजाला भी हो। यहाँ पर काशिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छे बीज की फराहमी के हवाले से? इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो हमेशा ही हर जगह पे मौजूद रहती है। जहाँ तक बात है हमारे गंदम के हवाले से, तो गंदम में तो हमारा बहुत अच्छा R&D का सेटअप चल रहा है। रिसर्च डिपार्टमेंट जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में हमारा वीट का इदारा है, वो तो हर गुजरते हुए साल के साथ कुछ ना कुछ नया मटेरियल, कुछ नया काम, कुछ नई इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ लेके मार्केट में आ रहा है। पुरानी जैसे उन पर ससेप्टेबिलिटी आती जाती है, तो उसमें अगर पिछले 5-7 साल में देखें तो बड़ा अच्छा हमारे पास वैराइटल पूल बन गया है। लोगों के पास डिफरेंट जोन्स के हवाले से डिफरेंट वैराइटीज़ की अवेलेबिलिटी हो गई हुई है। तो इसके साथ साथ कॉटन में कुछ काम करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि कॉटन हमारा डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसको अभी काउंटर नहीं करते, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बारिशें बढ़ गई हैं, तो ज़रूरत इस समर की है कि हमारा कॉटन सेगमेंट जो है उसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उसमें ऐसा मटेरियल लेके आया जा सके जो इन क्लाइमेट चेंजेस को इसके साथ लड़ते हुए उसको लड़ सके। अगर तो हम इस विंटर सीज़न के हवाले से बात करें जो गुजर के गया है, बारिशें ना होने के बराबर थी, मानसून हमने देखा है कि इतना ज़्यादा ताकतवर था कि हम मेंटली तौर पे उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे कि किस तरह से इन सारे डिज़ास्टर्स को डील करना। अभी हमारी ये वीट की एनुअल प्लानिंग मीटिंग होती है पंजाब लेवल की, उसमें मैंने सजेशन ये रखी थी कि जो फ्लड्स हैं दे आर न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। ऐसा फील होता है, क्योंकि हम अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो पहले कोई फ्लड जो है 15-20 साल 25 साल बाद हिट करता था, फिर 2010 में हिट किया, फिर 12 साल बाद 22 में हिट किया, अब 3 साल बाद हिट कर गया हमें। तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हो सकता है कि ये जो फ्लड्स हैं ये न्यू नॉर्मल बन जाए हमारे पाकिस्तान के लिए। तो उस पे R&D के हवाले से मैंने तो सजेस्ट किया था कि आपको अभी से इस पे कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़मीनें जहाँ पे अगर पानी खड़ा हो, कोई ऐसी वैरायटी उस पर की जाए जिसकी काश्त की जा सके खड़े पानी में भी। तो और ऐसे कॉटन के हवाले से हमने बात की है।
यहाँ पे मैं ये ज़रूर एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है पिछले 10 साल में वो हमारे प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर हमारा जो था वो अगर हम माजी में देखते हैं तो R&D उनकी प्रायोरिटी भी नहीं थी और उनके विश लिस्ट में भी शामिल नहीं था, लेकिन पिछले 10-15 साल में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इतना अच्छे से ग्रो किया है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को काउंटर करते हुए उनके एट पार जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आए हैं। और स्पेशली जैसे हम आगे कॉर्न की बात कर रहे थे तो कॉर्न में राउंड अबाउट 50% शेयर जो है, जो पहले सिर्फ इंपोर्ट होके आता था, 50% इंपोर्ट बिल को कम करते हुए हमारे जो प्राइवेट सेक्टर ने उसको काउंटर किया है और यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और अच्छी कम्पिटिटिव वैराइटीज़ कॉर्न में लेके आए हैं। और बेसिकली जो अब आगे आप GM कॉर्न की बात कर रहे थे उसमें एक ये भी फैक्टर है कि देखें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। सही। तो जब आप किसी के भी इंटरेस्ट को हिट होता है फाइनेंशियल तो वो उसको फिर काउंटर करने के लिए डिफरेंट वेज के साथ आता है। ये हाइब्रिड कॉर्न में चूँकि हमारे लोकल जो कंपनीज थी, हमारा जो यहाँ का सेटअप था, इन्होंने उसके फाइनेंस को हिट किया है कि उनकी जो टोटल हम डिपेंडेंट थे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर, तो हाइब्रिड में हम उस लेवल पे आ गए हैं कि उनकी जो इंपोर्ट्स थी उनकी सेल्स जो है उससे मुतासर हुई। अब वो कुछ ऐसा लाना चाहते हैं जिससे दोबारा हम 15 साल पाकिस्तान पीछे चला जाए, इससे लोकल इंडस्ट्री बहुत मुतासर हो जाएगी और हम वो जो मोनोपली है वो दोबारा से कायम की जाए और 10-15-20 साल जो है वो हमारी लोकल इंडस्ट्री को डाउन करते हुए वो दोबारा अकाउंट में अपनी मोनोपली बिल्कुल। यहाँ से ये मेंटेन कर बात सकें। काशू साहब इस पे भी आप इत्फाक करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी के नाम पे अक्सर औकात जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो लाजमी नहीं ऐसे ही हैं। जैसे अभी GM कॉर्न के हवाले से हम बात करें, मैडम GM कॉर्न पे देखें ना, ये BT कॉर्न है ना, तो BT कॉटन हमने 2007-8 में 6-7 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। तो आज उस BT कॉर्न की क्या सक्सेस, BT कॉटन की क्या सक्सेस है पाकिस्तान के लिए? हम कहाँ पे खड़े थे, हम कहाँ चले गए? हम एक एक्सपेरिमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड में करने के बाद हमारे लिए क्या काफ़ी नहीं है कि हम अब एक और एक्सपेरिमेंट जो हमारी नेक्स्ट तीसरी बड़ी क्रॉप है पाकिस्तान की कॉर्न, अब वो एक्सपेरिमेंट हम उस पर करने जा रहे हैं। तो क्यों हम एक अपने सबक हासिल नहीं कर सके? अपना जो एक कैश क्रॉप थी, हमारी सबसे बड़ी क्रॉप थी, उसका डिज़ास्टर देखते हुए हम दोबारा फिर वो उसी हकीम से दवाई लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। ये इस चीज़ की निशानदेही ये है कि हमने 2010 का फ्लड देखा, फिर 2022 का देखा, अभी हम 25 में गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो अक्सर मैं कहती होती हूँ कि हमारे यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स ये बात पे चीखते हैं कि हमसे मुशावरत की जाए, हमसे फ़ीडबैक लिए जाए, ताकि हम बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ कितनी मुश्किल है या ग्राउंड रियलिटीज़ में हकीकत क्या है। अक्सर ये बात की जाती है कि बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं और उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी भी हमारी परेशान है, काश्तकार की मुश्किलात में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। तो मुशावरत और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया काशिफ गुज्जर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि हमारे जो किसान हैं वो इम्पॉर्टेंट एंटिटी हैं सोसाइटी के लिए, इनके एम्पावर के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए इक़दाम होने ज़रूरी हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। बात देखते हैं कि हुकूमत इनकी ज़रूरियात को किस तरह से समझती है और किस तरह से मुश्किलात हल करती है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं कि आज के भाव क्या रहेंगे। और अगर दिन के हवाले से बात करें ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना होता है कि हमारी रोज़मर्रा की अगर रूटीन के हवाले से बात करें तो कीमतों में रद्दोबदल होता है, सब्जियों में, एशिया खुदोनोश के हवाले से, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको प्राइसेस पता चल जाएँ घर से ख़रीदारी करने से पहले निकलते हुए, तो जेब की जो बोझ है वो कम दिखाई देता है। तो इस वजह से हम आज का भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आपकी आसानी हो, आपको जब मार्केट जाएँ तो सारे रेट्स पहले से पता हो। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की जानिब, देखते हैं क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गे का गोश्त अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम रहता हुआ 403 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 480 रुपये के लगभग फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अंडा फार्मी अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम रहता हुआ 311 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका 3 रुपये महंगा होता 72 से बढ़कर 75 रुपये, मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। प्याज 3 रुपये महंगा होता 75 से 78,
मार्केट में 80। और टमाटर की कीमत का जायज़ा लिया जाए तो साबका कीमत पर कायम रहती हुई 145, मार्केट में 200। अदरक चाइना 10 रुपये महंगा होता 420 से बढ़कर 430, मार्केट में 450। लहसुन हरनाई साबका कीमत पर बरकरार रहा है 260, मार्केट में 350। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर अदल के 100, मार्केट में 150। फूल गोभी साबका कीमत पर बरकरार रहती हुई 140, मार्केट में 180। बंद गोभी की कीमत बगैर अदल के 120, मार्केट में 130। घिया कद्दू 130, मार्केट में 150। बैंगन की कीमत बगैर किसी इजाफे के 90, मार्केट में 120। खीरे साबका कीमत पर कायम रहते हुए 55, मार्केट में 100। और मटर की कीमत बगैर अदल के 390, मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। पालक 52 रुपये, मार्केट में 60। शिमला मिर्च 210, मार्केट में 300। और भिंडी तोरी 140 रुपये, मार्केट में 200। गाजर चाइना 140, मार्केट में 150। अरवी की कीमत बगैर इजाफे के 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये। और 100 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा 200, 250 से लेकर 300 रुपये तक, और मार्केट में भी 300 रुपये तक दस्तयाब है। इसके साथ साथ केला साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 115, मार्केट में 80 से 100 रुपये फ़ी दर्जन। जापानी फल 150, मार्केट में 200। अनार देसी 320, मार्केट में 400 रुपये। चकोतरा 125, मार्केट में 130 रुपये तक दस्तयाब है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गी की कीमत अपनी साबका जो कीमत है उस पर कायम रही है। सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखा गया है। फलों की साबका कीमतें मुस्तकम रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद की। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और इस शहर के शहरियों का एक मुतालबा था कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो बेहतर किया जाए। हुकूमतें बदली, दिन बदले, लेकिन फैसलाबाद की आवाम का ये मुतालबा जूं का तू था। लेकिन अब फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेज़ जो हैं वो फैसलाबाद की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। अभी तो फैसलाबाद में 30 बसेज़ आई हैं और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये तादाद को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम फैसलाबाद के शहर के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें, वो पीने के साफ़ पानी के हवाले से हो, सीवरेज के निज़ाम के हवाले से हो, सड़कों पे होने के लिए पैच वर्क अभी ये मसला भी बाकी रहता है, इस हवाले से बात हो तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हुकूमत इन मसाइल को कितनी संजीदगी से ले रही है। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इससे अगर हम कारोबार लिहाज से भी देखें बड़े इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसकी प्लानिंग के हवाले से, इसकी बेहतरी के हवाले से हुकूमत क्या हिकमत अमली रखती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फैसलाबाद के शहरी ये जानना चाहते हैं। तो आज हमें इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगी हाजी अकरम सारी साहब की, डिवीज़नल सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सियासत में बड़ा अहम रोल है, अवामी खिदमत के हवाले से हो या सियासी बसीरत के हवाले से हो, बड़ा अहम रोल रखते हैं फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब ने, साबिक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अवामी खिदमत के हवाले से बात हो, फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करने के हवाले से बात हो, बड़ी ऊंची आवाज़ रखते हैं हमेशा। असम्बली में अगर बात हो फैसलाबाद की बेहतरी के लिए तो हम देखते हैं ख्वाजा इस्लाम का रोल जो है वो सर फहरिस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ख्वाजा साहब? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं हाजी कर्मसारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुझे तो ये बताते हुए, आप ये बात करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फैसलाबाद का ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो गया है। बड़ा पुराना मसला था जी, ये हुकूमतें बदली लेकिन हमने देखा कि ये मसला नहीं हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब चलो खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रो बसेज़ आई हैं, लेकिन 30 जो है तादाद, मुझे लग रहा है ये बहुत कम है। ये बड़ा शहर है, यहाँ पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मुझे खुशी है, मैं अपनी ऑनर समझता हूँ कि यहाँ पे मैं आपके चैनल के ज़रिए जो मसाइल आप उजागर करती हैं, आपके चैनल के ज़रिए उनके जवाबात भी आज मैं देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का मसला हमारे फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। सिर्फ फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर आप अगर देखेंगे पुराने अदवार के अंदर, तो लाहौर से हट के या फिर इस्लामाबाद में या लाहौर में, इससे बाद में छोटे बड़े शहर जितने भी हैं वहाँ पे यही निज़ाम था। अब मैं सीएम साहबा का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं तो वो कहती है कि बड़े शहरों के अंदर भी वही मसाइल हैं, छोटे शहरों के अंदर भी वही मसाइल हैं। और आपने देखा है कि जब ये बसें शुरू हुई, इलेक्ट्रिक बसें, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने मियाँ वाली से शुरू किया, बिल्कुल। फिर वज़ीराबाद भी शुरू किया, मुजफ्फरगढ़ जैसे शहरों का, यानी छोटे छोटे शहरों से उन्होंने इसका आगाज़ किया ताकि वो लोग जो हैं जो समझते हैं कि हम हमेशा इग्नोर रहते हैं,
तो उनको उनके ज़रिए शुरू किया। और जहाँ तक फैसलाबाद का तल्लुक़ है, फैसलाबाद वाकई पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी, और यहाँ पे जितनी अर्निंग है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी यहाँ पे आबादी है लोगों की। तो उनको सहूलियात देना मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर फ़राइज़ में शामिल है ये। तो ये हमने जब हमारी हुकूमत अब आई तो हमने तमाम जितने नुमाइंदगान या टिकट होल्डर्स थे उन्होंने यही रिक्वेस्ट की उनसे कि अब वक्त आया है, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो एक काम करके दिखाएं। तो उन्होंने वाकई अपने वालिद की तरह, मियाँ नवाशी साहब की तरह उन्होंने पूरी मेहनत की, लगन के साथ। और फैसलाबाद का ये जो मामला था इसमें उन्होंने बसों का आगाज़ किया और हमें बड़ी खुशी हुई। और आपने देखा है कि 29 तारीख को कोई भी मुस्लिम लीगी वर्कर जो है वो घर पर नहीं बैठा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे हट के भी अवाम, चाहे किसी भी जमात का हो, अवाम तो अवाम होती है, बिल्कुल उन्होंने सभी ने इसका खुशी का इज़हार किया। और जिस अंदाज़ में उनका इस्तकबाल किया गया, जिस अंदाज़ में लोग निकले उनका इस्तकबाल, वाकई मैं समझता हूँ कि जो काम करे उसकी इज्जत होनी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हाजी साहब आपने ये बात देखी होगी कि तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी मोतरफ़ हो, और इसमें हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग हों, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बड़ी तारीफ़ हो रही है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका सवाल वाकई वैलिड है कि 30 बसें आई हैं अभी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे डिवीज़न के लिए तो 150 बस है, लेकिन फैसलाबाद शहर के लिए 90 बसें जो हैं वो पहले फ़ेज़ में इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगी। अभी 30 आ गई हैं। इसमें 2 रूट जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से शुरू हो गए हैं। एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट से लेके जाएगी ये जहांग रोड के ऊपर बाईपास तक, और एक ये सरगोदा रोड से जाएगी समुद्री रोड के बाईपास। बिल्कुल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। दो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद बाकी जिस तरह आई जाएंगी, फिर गुलाम अहमदाबाद का एक रूट है नडवाला रोड का, नडवाले अड्डे से ये जाएगा बाईपास तक। इसी तरह बाकी जितने भी ये हम रूट निकाल रहे हैं वो बाईपास तक निकाल रहे हैं, ताकि जहाँ भी जितनी भी शहर का हदूद है वहाँ पर पहुँच जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आप देखें कि उन्होंने जो सहूलियात दी हैं, एयर कंडीशन बस है, वाईफाई है उसके अंदर, उसमें कैमरास लगे हुए हैं, उसमें फिर हमारे स्पेशल लोग जो हैं उनको सहूलत है, बग़ैर पैसे के जा सकते हैं। मेरे जैसे बूढ़े बंदे जो 60 साल से ऊपर है वो उसमें मुफ्त जा सकते हैं। फिर उसमें लेडीज़ का जो किरदार है उसके कोई पैसा नहीं है उनसे, तो सिर्फ बाकी और इतनी लंबा यानी 14-15 किलोमीटर का रास्ता जो है, कम से कम 15 किलोमीटर बनता है ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 20 रुपये में आप जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सहूलत है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जिस अंदाज में शहर के अंदर है ये बाकी तहसीलों के अंदर भी जानी चाहिए। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है जो उनके एम्स हैं वो यही हैं कि हमने इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये सहूलत जो है वो देनी है। जी, हमारी तो दुआ है कि इस शहर के लिए मज़ीद बेहतरियाँ आएँ, मज़ीद आसानियाँ आएँ। ख्वाजा साहब, आप इस बात से एग्री करते होंगे कि कभी हम जब आवाम में निकलते थे ना तो आवाम बड़ी शिकायतें करती होती थी कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है लेकिन इस शहर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हमेशा से इंपॉर्टेंस लाहौर को मिलती है या इस्लामाबाद को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी इन शहरों में हमें बेहतर दिखाई देता है। अब फाइनली फैसलाबाद का ये मसला हल हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पर में ये कहूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे कि इस्लाम ने कहा कि सिटी 41 फैसलाबाद के जो मसाइल को उजागर करता है, ये मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की जितनी तरक्की है इसमें ये भी एक किरदार है कि लोगों तक ये बात पहुँचती है कि हमारे मसाइल क्या क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी CM साहबा कन्विंस हैं कि फैसलाबाद को माऊफ होता। तो ये हमारे ख़ित्ते की नेचर है कि घर में जो कमाऊ हो तो माँ उसके लिए लहदा अच्छा खाना रख रही है, बीवी है उसके लिए वो लहदा रखती है। तो ऐसे ये फैसलाबाद को एज हासिल है कि ये कमाऊ पोता तो CM साहबा ने अल्लाह के फजल नाल इहदे जी वर्किंग करनी है। मैं समझदा आज ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि हमारा FIC बिल्कुल उसमें अब दुनिया का जो जदीद तरीन, जबकि 200 ऑपरेशन होते हैं हर महीने जो इन बच्चों के दिल में सुराग थे। इसके लिए पहले हमें अमेरिका, इंग्लैंड वहाँ पे जाना पड़ता था। आज फैसलाबाद में ये फैसिलिटी है।
अब अलाइड अस्पताल में कैंसर की वो मशीन आ रही है। बिल्कुल ये छोटी चीज़ें नहीं है। जब ये इस पे लोगों को मतलब मुस्तफ़ीद होंगे, इस्फादा हासिल होगा, तो फिर अल्लाह के फजल से ये बात नस्लों तक जाएगी। अच्छा, जो मतलब मास ट्रांसलेट आ रही है, ये भी कोई छोटा मनसूबा नहीं है। और उसके साथ जो हमारे सीवरेज, असल मेन जो मसला फैसलाबाद का वो है सीवरेज बिल्कुल, वाला। ये बहुत ठीक बड़ा है? मसला है ये। सीवरेज के लिए उन्होंने जो 11.5 रुपये रखे हैं और जो सीधा लाइनें उनके लिए 12.5 रुपये रखे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी अगली नस्लों के लिए मतलब काम होगा। मैं समझता हूँ कि अब फैसलाबाद को ये शर्फ हासिल है कि फैसलाबाद की अहमियत को तस्लीम करते हुए इनके जो मसाइल का असल हल है वो हम उस पर पहुँच रहे हैं। आज इंशाल्लाह ये पहुँच गए हैं, अगले साल उससे अगले साल हम निकल आएंगे। अब जैसे कि साहब ने कहा कि हमें 30 बसें आ गई हैं, बिल्कुल 15 बसें चिनोड़ के लिए भी आ रही हैं, 15 बसें दूसरी जगह के लिए भी आ रही हैं, टोटली 150 बसें आनी हैं। ठीक है, अब जब ये 150 बसें फैसलाबाद में आएंगी तो इंशाल्लाह ना सिर्फ, अच्छा एक बात और भी है, मैं कल इस्लामाबाद में थे हम दोनों, सही, वहाँ पे से पिंडी से जब इस्लामाबाद वहाँ पे जाते हैं सेक्रेटरीट में, तो तमाम रूट जो ना वो बड़ा होता है। बिल्कुल फैसलाबाद में इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और लोगों को एहसास होगा। उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्टेबल तरीके से जो इंसान की इज्जत नफ्स है उसको मजरूह ना करने के लिए बिल्कुल। उन्होंने औरतों को, जो स्पेशल बच्चों को, जो बूढ़ों को ये अजद दिया है ना कि ये इनके लिए फ्री। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमें 30 साल पहले ये फैसिलिटी आनी चाहिए थी, बिल्कुल जो अब भी आ गई है, तो फिर भी देर आए दुरुस्त आए। है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। फैसलाबाद का एक बड़ा पुराना दरीना मसला हल हो गया जी। इसमें हम सब लोगों को जितना ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए उतना ज़्यादा शुक्र भी अदा करें, लेकिन साथ ही साथ ये अहद करें कि हमें एक नेमत मिली है, इसकी कदर भी करनी है। फर्दर भी फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के शहरियों की ज़रूरियात के हवाले से। हमने ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के हवाले से बात की, लेकिन इस शहर के मसाइल जो हैं, दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हल होना। वो सीवरेज का मसला हो, पीने के साफ़ पानी के हवाले से बात हो। और CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने फैसलाबाद का विज़िट किया था 29 सितंबर को। वो विज़िट फैसलाबाद के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, इस पर मैं हाजी इकरम अंसारी साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, वो अक्सर विज़िट भी करती रहती हैं और जहाँ पर कहीं कोताही होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि काम होना शुरू हो जाता है। रिसेंटली विज़िट उनका कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या और प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद को मिल सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट से हटके जो इलाकों के मसाइल थे वहाँ पर सबसे बड़ा मसला वासा का था। किसी भी शहर के अंदर छोटा हो बड़ा हो, जब तक उसकी पानी की निकासी नहीं होगी और पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा, उस वक्त तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी अधूरी है। बिल्कुल। हम गुज़रते थे, लोगों के अंदर जाते थे, हल्के के अंदर भी मैं जाता था। ये इतना बड़ा शहर है, इसके 4 MNA हैं और 9 यहाँ के MPA हैं। तो मैं समझता सभी ने मिल के ये अपने कायद के साथ बात की, मियाँ नवाशी साहब से बात की, फिर मरियम साहबा से बात की, फिर मरियम साहबा इधर आई, फिर उनसे बात की। तो ये काफ़ी 4-6 महीने इसमें लगे। तो उसमें वासा वालों ने भी एक ही फोकस किया कि यहाँ के मसाइल जब तक हम सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे, बिल्कुल, उस वक्त तक आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे सड़कें बनाते रहें वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। जितनी मर्ज़ी आप सोलंग लगाएं, नालियाँ बनाएं और PCC करें, वो सब एक दफ़ा पानी आ गया, सब 6 महीने के बाद टूट जाते थे और उससे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता था। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इसको सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करें। तो उसमें मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का ख़ास तौर पर कि जब भी मेरे हलके के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी झांग रोड का मसला आता था तो आपके चैनल के ज़रिए वो दिखाई देता था कि यहाँ पर पानी खड़ा है, यहाँ पर पानी खड़ा है, यहाँ से इतनी देर से पानी खड़ा है। तो वो भी एक मसले थे। मैं समझता हूँ कि हमें खुशी होती है कि जब कोई चैनल जो है लोग गुस्सा करते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं खुश होता हूँ तारीफ कि और बहुत तनकीद सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी नज़र से नहीं गुजरती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो हमें आकर बताते नहीं हैं।
तो मैं समझता हूँ आप उसको जो फोकस करती हैं उसके ज़रिए हमें उनका अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन वाकई ये एक मसला था जो अल्लाह के फजल करम से 11.5 अरब रुपए से वो हमारा मसला हल हो जाएगा। उसमें मैंने तो 2 इफ्तिताह भी कर दिए हैं, 1 अरब 20 करोड़ का एक किया है, 1 अरब का एक किया है, और भी मेरा ख्याल है कि शायद 2 अरब के हम और भी करें। तो उससे सिर्फ मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, बाकी शहर के बहुत सारे, पूरे शहर का ये मामला है। और अल्लाह के फजल करम से ये साल सवा साल के अंदर आप देखेंगी कि यहाँ का पानी का मसला जो हल होता है। एक उन्होंने और बड़ी मेहरबानी की है कि फैसलाबाद के जो नहर की दूसरा जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट का इलाका कहते हैं, वहाँ पर पीने का पानी नहीं, और वहाँ पर एक उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी की है। वो उन्होंने वो जायका के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, अब बहुत सारे ममालिक इसमें आ रहे हैं, तो वहाँ पे 40 अरब रुपए का एक मनसूबा है जो पानी साफ आपके घर तक पहुँचाए। बिल्कुल। और वो पानी ऐसा होगा, वो नेस्ले भी आपको, नेस्ले को भूल जाएंगे, इतना साफ पानी वो आपको वहाँ पर वो इंशाअल्लाह ताला डाल के देंगे। और वो शायद अभी इफ्ताह उसका कर रहे थे, लेकिन हमने फिर मरियम साहब को कहा कि आप ऐसा ना करें, ट्रांसपोर्ट वाले दिन उसका ना करें, उसका अलहदा रखें, जो बहुत बड़ा मनसूबा है, लोगों को पता चले कि हम कौन सा काम करते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे मसाइल हैं। मैंने देखा है कि सोशल वेलफेयर के काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं। धीरानी प्रोग्राम आप देखें, जो बच्चियां घर में बैठी उनके चांदी बालों में आ जाती थी, चरी नहीं कर सकते थे, आज खुलेआम कह रहे हैं हम, अगर कोई ऐसी बच्चियां हैं जो शादी नहीं करवा सकते, उनको 2 लाख 4 लाख रुपया भी साथ देते हैं। कैदियों की बेटियों को भी शामिल किया है। हिम्मत कार्ड देखें, जितने हमारे स्पेशल लोग हैं उनको हिम्मत कार्ड बना के दे दिया है, वो जाएँ जाके अपने पैसे निकालने ले जाएँ, उनके लिए सामान, उनके लिए व्हील चेयर्स, उनके लिए बाकी चीज़ें, समाज के लिए काले नहीं है वो आले उनको दे रहे हैं। तो इसी अंदाज बहुत सारे हैं, सोशल वेलफेयर के हैं। फिर छत वाला आप देखें कि घर की छत के दे रहे हैं, वो 90,000 अब घर बन रहा है अल्लाह के फजल करम से, अगले 6 महीने तक वो 90,000 घर मुकम्मल हो जाएगा। तो गरीबों को मिलना चाहिए, जो इसके अहल हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, वो उनको कोई सिफारिश नहीं है। मैंने देखा है कोई सिफारिश नहीं करता, ना कोई MNA करता है, ना MPA करता है, ना टिकट होल्डर करता है। वो जाते हैं, एप्लीकेशन आती है और उसको चेक करते हैं, उनके लोग खुद जाके देखते हैं। अगर हम बात करें ना सिफारिश के हवाले से, इससे माजी में अगर देखें तो हम देखते थे कि सिफारिशी कल्चर बड़ा आम हो गया था। जो चीज़ें जायज़ काम भी हमने करवाना होता था, हम ये ढूंढ रहे होते थे कि फ़लाँ की सिफारिश मिल जाए तो शायद ये काम आसानी से हो जाए। दरख्वास्त देते हैं, उसकी कमेटी बनी हुई है उनकी, वो जाते हैं, जाके बिल्कुल देख के आते हैं उनके साथ। जैसे अखुवत का मामला है, अखुवत जो है वो भी इसी तरह करती है। इसमें बहुत सारे काम अखुवत के ज़िम्मे भी हम करवा के उनको उनसे रिपोर्ट लेते हैं, उनके ज़रिए हम ये करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम मरियम साहबा ने शुरू किए हुए हैं, इससे अल्लाह ताला की फजल करम से जो मुस्तहिक लोग हैं, खालिस्तान मुस्तहिक लोग हैं, उन तक आवाम की जो रसाई है हुकूमत तक हो गई है। अब उन मुस्तहकीन को अल्लाह के फजल करम से हर लिहाज से, हर स्कीम के तहत उनके घर तक, उनकी दहलीज तक वो पैसा जो है वो अल्लाह के फजल से पहुंचना शुरू हो जाए। अब बिल्कुल इसी तरह से रियासत माँ की तरह होती है, और माँ जो है वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को भी समझती है, ज़रूरियात का भी एहसास करती है। यहाँ पे ख्वाजा इस्लाम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी हम पीने के साफ़ पानी के हवाले से बात कर रहे थे, वासा के मसाइल हमने देखे हैं कि बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज का इशू और साफ़ पीने का पानी मिक्स होकर टूटियों में जा रहा होता है, जिसकी वजह से मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो जाता है। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? कब हमें ये मसला हल होता है वो दिखाई देगा? अभी हाजी करम साहब ने बड़े अच्छे से मैं इसके लिए ताई साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। 12.5 रुपये सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट के लिए मुख्तस किए हैं। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो हमें पहले फसलें मिलती थी गंदे पानी की, अब उसको वाटर ट्रीटमेंट के साथ पहले उसको साफ पानी किया जाएगा। फिर हमारी नई जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि उन्हें वो मतलब खाने को चीज़ें मिलेंगी जो ऑर्गेनिक होंगी, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूरत भी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मास ट्रांजिट, और फिर हमारे जो स्कॉलर बच्चों का जो प्रोग्राम है, जो बच्चे मतलब जिनको जो गोल्ड मेडल थे उनको लैपटॉप मिल रहे हैं। ये उनको एक सर्टिफाइड कर दिया गया है कि ये बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं,
इनको ज़रूरत है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे की, हर बूढ़े की, हर बहन की, हर माँ की जो इज्जत नफ्स है वो मजबूर नहीं होने दे रही, बिल्कुल। वो उनके घरों तक ये चीज़ पहुँच रही है। और मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह के फजल से ये बात मैंने जो पहले की है कि फैसलाबाद को ये तस्लीम कर दिया गया, ये एक अमाउंट होता है। मैं दोबारा ये कहूँगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये अब हमें जो जो चीज़ें हमें मुयसर होनी थी उसकी एक लाइन ऑफ एक्ट हमने जो अडॉप्ट कर ली है। आज नहीं, आज से 1 महीने बाद इंशाल्लाह उस पर पहुँच जाएंगे। अब हमें उस मंजिल की तरफ रवाना है जो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जो सिविलाइज कौमों में पाकिस्तान को हम शुमार करने थे, उसमें फैसलाबाद का भी एक आम रोल होगा। और मैं समझता इसमें हूँ बल्कि इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि यहाँ आप देखेंगे कि फैसलाबाद की एक ब्यूटिफिकेशन के तहत भी पैसे आए हैं, कम से कम 1 अरब रुपया, 1.25 अरब रुपया। आप वो 8 बाज़ारों के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, पहले वो शुरू हो गया है। बिजली का निज़ाम सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, गैस का निज़ाम सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। पहले भी होता है, लेकिन जो बाहर पाइप शाइप हैं वो सारे वो भी सही होंगे। और ये तारें लटक रही हैं बड़ी बड़ी, वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। बाज़ारों का ये मसला इतना पुराना था। ये ब्यूटिफिकेशन है। और जो असल हालत है ना इनकी, घंटा घर की असल हालत, लोग आते हैं वो देखते हैं 8 बाज़ार, वो ये फैसलाबाद तो अल्लाह के फजल से बहुत फैला हुआ है। लेकिन जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, जिसको नाम को हम मशहूर हैं कि फैसलाबाद का जो घंटा घर है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ब्यूटिफिकेशन और उसके लिए चलना, उसके लिए आना जाना तकलीफ़ें होती हैं। हमारे ताजरान को कुछ तकलीफ़ें हैं, हमारे जो वहाँ पे हमारे बायर्स जाते हैं ख़रीदने के लिए, उनको तकलीफ़ें होती हैं। उनकी मोटरसाइकिल स्टैंड पे नहीं लगती, किसी की गाड़ी नहीं लगती। ये पहले होगा ये मामला। अंदर जब हम बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इसके साथ साथ मेट्रो वो भी इंशाअल्लाह ताला 100 अरब रुपए की बन रही है। और उसके साथ साथ ये जो पुराना हमारा मेयर हाउस था इसके बाहर, चिनोट बाज़ार के बाहर, वो भी इंशाअल्लाह ताला 5 मंजिला 6 मंजिला बनेगा। और वहाँ पर भी हमारी जो कारें हैं वो स्टैंड बन जाएगा, पार्किंग बन जाएगी, एक पीछे बन जाएगी। तो ये चीज़ें सारी इसमें शामिल हैं। 100 अरब के साथ जब वो मेट्रो भी बनेगी, ये बसें भी चलेंगी, तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से इससे होंगी। बिल्कुल, शहरियों को सहूलत फराहम करना ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के यहाँ के जो लोग हैं ये इस शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जी चाहते हैं कि इस शहर के तमाम एटलीस्ट बुनियादी मसले हल होते हुए दिखाई दें। फैसलाबाद के दीगर मिसाल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं गोल्ड मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। और हर गुजरते दिन के साथ गोल्ड की प्राइस जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला गोल्ड की जो प्राइस है मार्केट में वो 4,03,000 में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,43,198 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत जा पहुँची है। और हम देख रहे थे कि कहाँ 3.5 लाख से ये सफ़र का आगाज़ हुआ था और अब 4 लाख, कभी तो 4 लाख से भी अबव जो है गोल्ड मार्केट में गोल्ड रेट जो है क्रॉस कर देता है। इस तरह से करेंसी के हवाले से भी बात करें तो करेंसी रेट भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डॉलर हमारी ज़िंदगी में डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है। हमारे कारोबार कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को देखती है। स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करें तो करेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज की अगर करेंसी रेट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरो की जो बाइंग पावर है वो 333.5 है और फ़रोख्त 334.50 में किया जा रहा है। सऊदी रियाल 75.15 में बाई किया जा रहा है और 75.80 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूही दिरहम के हवाले से बात करें 77 में बाई हो रहा है और 78 में फ़रोख्त हो रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 379 में फ़रोख्त बाई किया जा रहा है और 383 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से यूएस डॉलर के हवाले से बात करें, इसके प्राइस हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है। पिछले एक हफ़्ते से 282.25 में बाई किया जा रहा है और 282.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के रेट ये चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पाउंड जो है वो उसकी कीमत थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है और जो डॉलर है वो मुस्तहकम हमें दिखाई दे रहा है। शहर के मिसाल के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले और हम देख रहे थे कि यहाँ पर मेट्रो का भी प्लान है, लेकिन एक मसला है जो मैं समझती हूँ बड़ा अहम मसला है ख्वाजा इस्लाम साहब, वो है पार्किंग का मसला। इसे कब हम हल होता हुआ दिखाई देंगे या कब ये मसला जो है इंशाल्लाह रवां साल में कंप्लीट हो जाएगी। और ये 5 मंजिला पार्किंग का जो मतलब प्लान है
और इसमें CM साहबा ने बड़ी मेहरबानी की है कि 100 रुपया फैसलाबाद को दिए हैं इसी मद में, सही। उसी में पार्किंग का मसला भी हल होगा। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि CM साहबा की हदायत पर हमारे जो DC साहब हैं वो भी अल्लाह के फजल से आज पता चल रहा है। इसमें अगर हम मियाँ नवाशी साहब ने ये मनसूबा शुरू किया था कि जिन जिन इलाकों में काम होता था उनके साथ वर्करों को वो शामिल करते थे। जो वर्कर निशानदेही कर सकता है ना कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, ये सीवरेज का मसला है, ये वापडा का मसला है, ये एजुकेशन का मसला है, वो निशानदेही सॉल्व होगी। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आज की इंतज़ामिया अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको वर्करों को जो बेलौस इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए और अपनी जमात के लिए काम करना चाहते हैं तो उनको अगर वो शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो निशानदेही पे काम हो गया वो सॉल्व होगी। बिल्कुल, और ये ज़रा और आसान भी हो उसके जाएगा साथ हाईलाइट साथ करना। मैं ये बात कहनी चाहूँगा कि जिस तरह का भी जिक्र हो रहा था कि फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल में जो कैंसर की मशीन आ रही है, ये बहुत बड़ा मनसूबा है, ये बहुत बड़ा काम है जो कि CM साहबा मैं समझता हूँ कि ये कर रही हैं, जिसमें अभी जाके आज साहब ने जिक्र किया कि 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। उसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो दोबारा फिर कैंसर की तरफ राग़िब नहीं होगा। सही। एक दफ़ा जो इंशाल्लाह वो कैंसर ख़त्म हो गया क्योंकि उसको उन्होंने जड़ों तक उखाड़ देना है, फिर उसके बाद दोबारा नहीं होगा। सही। और फिर हमारे जो हाजी साहब वाला के वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे 200 बच्चों का हर महीने मतलब ऑपरेशन हो रहा है। आइज़म के जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको खुसूसी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल ये सही। बहुत बड़ी निशानदेही है, हमें आहिस्ता आहिस्ता इनका इंशाल्लाह पता चलेगा। और मैं से समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम करने का शौक़ है और इसकी यही नेचर जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जारी है। और फिर ये फैसलाबाद के लिए नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से जो चीज़ें हमें मुयस्सर होनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं बिल्कुल। और हम दुनिया की सिविलाइज कौमों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे इस पाकिस्तान को इस्तेकामत हो, पाकिस्तान की सालबियत हो, तो इंशाल्लाह अब जो आदमी रायमा हमारे ख़िलाफ़ थी वो आज हमवार हो रही हैं और वो समझ रही हैं कि ये वो कौम है जिन्होंने उम्मे अम्मा के लिए इस्लाम के लिए काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से है जी। फैसलाबाद के मसाइल जो हैं ये यकीनन एक बड़ा शहर है और इस मसाइल को हल करते हुए टाइम भी लगेगा। अभी मैं समझती हूँ हाजी साहब के 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक वो सेहत के हवाले से हो और दूसरा एजुकेशन के हवाले से हो। अगर सेहत के हवाले से कैंसर के हवाले से एक मशीन जो है फैसलाबाद में आई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें अपने इलाज के लिए कभी लाहौर का रुख करना पड़ता है, कभी दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तो इस शहर की एक अहम ज़रूरत जो है वो हमें हल होती हुई दिखाई देगी। मैं समझता हूँ कि ये वाकई मरियम साहबा ने एक नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल के अंदर एक्टिव हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। प्राइवेटली भी लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक वो बेचारे गरीब लोग जो बेचारे को खाना खाने को नहीं मिलता तो वो इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर उसका इलाज नहीं करवा सकते, बड़ा महंगा इलाज है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है। अगर पंजाब के अंदर एक शुरू हो गया तो उसके बाद फैसलाबाद में भी प्रोग्राम तो है उनका, लेकिन ये जो मशीन एक है ये भी बहुत महंगी मशीन है जो अल्लाह के फजल करम से मरियम साहबा ने उसका जिक्र किया है। वो इंशाअल्लाह ताला जल्द यहाँ पर आ जाएगी और अभी तो 2 या 3 एक ही लाहौर के अंदर है, फिर मुल्तान के अंदर, फिर फैसलाबाद के अंदर इंशाअल्लाह लगेगी। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे उससे मिलेंगे। लेकिन एक मैं समझता हूँ अलहदा एक कैंसर हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो बन जाएगा, या हमारी यार पीनम है, छोटा सा है वो पीनम एक अदारा है, वो सिर्फ छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन अगर इसी तरीके का कोई और बड़ा बन जाए तो उससे मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद अकेला शहर नहीं है। तो आप देखें ना, अलाइड हॉस्पिटल के अंदर पूरे डिवीज़न से लोग आते हैं
अब आपका FIC है, पूरे डिवीज़न से लोग आते हैं। आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरे डिवीज़न से लोग आते हैं। तो वहाँ पे जब पूछते हैं किधर से आया, वो कहता है मैं जंग से आया हूँ, मैं टोबा से आया हूँ, मैं चंदोड़ से आया हूँ, मैं मियांवाली से आया हूँ, मैं उकाड़ा से आया हूँ। तो वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन के लिए ये कम है, इनको FIC को भी बड़ा होना चाहिए, बल्कि और शहरों के अंदर भी अगर हो जाएं तो ये नहीं ज़रूरी कि फैसलाबाद में ही बने, टोबा के अंदर बन जाए, जहाँ के वो लोग उधर रहें, हम इधर फिर पूरे हो सकते हैं। ये जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के बगैर मैं समझता हूँ नहीं है। सेहत और तालीम के में आपने देखा है कि ये काम तो होता है हुकूमतों का कि तालीम मुफ्त दें, उनको बनाएं, उनको तालीम याफ्ता बनाएं। उसी तरह वो ये क्यों लैपटॉप देते हैं हम, क्यों उनको इनकरेज करते हैं? इनकरेज इसीलिए करते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो हैं वो इस शौक़ से पढ़ें कि उनका नाम उसके अंदर आए। बहुत ज़रूरी है। और वो लैपटॉप कोई सस्ता तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट समझती है इसका हक़ है, इसको दे, चाहे वो जितना भी महंगा हो, लेकिन ज़रूरत है। अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम को समझ जाते हैं कि क्योंकि दुनिया में अगर आपने मुकाबला करना है तो कंप्यूटराइज सिस्टम को आपको डालना पड़ेगा। कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हो गया है, और स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या हमारे यंगस्टर्स के हवाले से बात करें, इन्हें एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको कारपोरेशन का आप देख लें, हल्का कारपोरेशन में हमारी कारपोरेशन के हवाले से भी बड़ा का शिकार हैं, सड़कें बननी चाहिए। अब बिल्कुल सड़कें भी बननी चाहिए। फैसलाबाद के दीगर मिसाइल के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक की, मत जाइए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे और साथ ही साथ ये देखने की कोशिश कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत फैसलाबाद के मसाइल को कितनी संजीदगी से ले रही है, क्या हिकमत अमली है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फैसलाबाद को लेकर। ख्वाजा इस्लाम साहब, अगर हम बात करें अभी सीज़न क्योंकि चेंज हो रहा है, हम देखेंगे कि कुछ अरसे बाद 1 से 2 महीने बाद स्मोक भी नज़र आएगी, और एक जो बड़ा मसला है जो ना सिर्फ पाकिस्तान का है ओवरऑल है, वो है इन्वायरमेंट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इस हवाले से क्या क्या आप देख रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? अगर स्मोक के हवाले से सबसे पहले बात करें। स्मोक के हवाले से जी जी देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि अब हम दुनिया को या पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमें जो ऐसे मसाइल हैं इनका सामना करना पड़े। अब स्मोक या सीवरेज या जितने जो मतलब अपना टाइफाइड जैसे या जैसी डेंगू थी, इन पे सब ने हम अबूर हासिल कर लिया। अच्छा, स्मोक अभी तक जितना हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए था हम नहीं पहुँच सके, लेकिन इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उस पर वर्किंग कर रही है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस साल अगले साल इस पर भी अबूर हासिल होगा और ये ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि हमने डेंगू पे मतलब किया, या जैसे हमने इससे पहले वो मतलब बिल्कुल कई बीमारियां थी, मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ हम देख रहे थे कि एनवायरनमेंट चेंज के हवाले से बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, दरख्त उगाने के हवाले से, इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें। ग्लोबल चेंज आ रही है ना, उस पर इंशाल्लाह ठीक होगा। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हम छोटे छोटे मसाइल जो हैं इनका हल शुरू करेंगे तो आज एक बात का हम सोच रहे हैं, कल उसका मतलब वो मसला भी हल हो जाता है। और हम इस पे सोचना नहीं, इस पे हमने वर्किंग शुरू कर दी है। और मैं ये बात कहने में हक़ में जानू हूँ कि ये जो हमारी CM साहब है, उनका विज़न और उनकी जो सोच है वो इतनी मुस्बत है कि वो आने वाले वक्त का सोच रही है कि कल को हम इस बात की ज़रूरत है तो आज इसका मतलब। और ये अल्लाह के फजल से हमारी नई नस्ल के लिए मैं समझता हूँ हमारा तो वक्त गुजर गया है, अब आप लोगों का वक्त है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको वो फैसिलिटियाँ अवेल होगी जो कि हमें होनी चाहिए थी। बिल्कुल।
और वाकई ये बात मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट है ना हाजी साहब, ये इमानत है, ये हमने ट्रांसफ़र करना है हमारी आने वाली नस्लों को। स्मोक के हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रीन करने के हवाले से दरख्त लगाने हैं और ऐसे बड़े इनिशिएटिव ज़रूरत हैं। अगर हम वक्त रहते इन सारी चीज़ों पर काम कर लेंगे, हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट चेंजेस के हवाले से जितने भी इशूज़ आ रहे हैं वो हल होते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से, ये बड़ा एक अहम मसला है, इसे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजली के बिल हैं, दिन ब दिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर शहरियों को ये शिकायत रहता है कि बिजली के बिल जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। पेट्रोलियम उसमें मसनूआत मगर आप बढ़ती जा रही इजाज़त में एक हैं। चीज़ बिल्कुल, ऐड बिल्कुल करूँ, सर। पंजाब गवर्नमेंट ने ये पंजाब के लोगों को एज दिया है कि एक नंबर उन्होंने दिया है, अब मुझे नंबर नहीं याद, कि आप उस पर कॉल करें तो PHA का महकमा आपके घर आएगा और आपको 5 दरख्त फ्री लगा के जाएगा जो कि फलदार होंगे, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा फूलदार होंगे। इनिशिएटिव है। और ये चीज़ें मतलब ये छोटी सी बात है, लेकिन उस 5 दरख्त को उनके घर लेके जाना और उनको जो फैसिलिटी अवेल कराना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज जब से आया ना, जो उसके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ है वो पाकिस्तान है। और हमारी ये आप देखें कि इस तरह बारिशों का सिलसिला जैसे रहा, ग्लेशियर जिस तरह पिघले और ये सैलाब आया, ये सारी क्लाइमेट चेंज की है। कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं आया पहले। तो इससे मैं समझता हूँ कि क्योंकि पंजाब सबसे पहले आता है, वो इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद फिर आगे चले जाना है। तो इस मरतबा ये मरियम साहबा ने जिस अंदाज़ में ये पूरा 1-1.5 महीना जो है जिस अंदाज़ में भाग दौड़ में लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हम तदाबीर जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम बिफोर टाइम कोई ना कोई ऐसे मसाइल को हल करने के लिए चीज़ें ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जैसे पुराने दौर में हमने इतने अरब दरख्त लगाना है जी, हमने ये करना है, प्रैक्टिकली बिल्कुल हर अब शहर, बड़े शहरों के अंदर PHA बने हुए हैं। PHA जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया है कि वो 5 जब आप फ़ोन करें 5 आपको दरख्त, कोई बंदा नहीं लगाता। बिल्कुल, आप देख लें, इसकी अवेयरनेस आपको करनी पड़ेगी। हमारे पूरे शहर के अंदर अगर ये दरख्त लग जाएं, फिर वो खुद कहते हैं ले जाएं, बिल्कुल। और इसमें इंफरादी तौर पे भी काम करने की कोई ज़रूरत बंदा है। इसमें नहीं करता, ये हमारा कसूर है, अवाम का भी कसूर है इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो अपने इलाकों के अंदर, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, उस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे वो नुमाइंदे जो घर घर के अंदर जाते हैं, वो अगर आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर उसको बड़े बड़े बन जाते हैं, उनको अब हल नहीं करेंगे, वक्त में हल नहीं करेंगे। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है ये सैलाब में कि रेस्क्यू में पहले इंसानों को रेस्क्यू किया जाता था, इस दफ़ा जानवरों को रेस्क्यू किया गया और उसकी लाखों की तादाद है, छोटी मोटी नहीं है। और ये 4 महीने जितना पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया है, ये इसकी तारीख जो है ना साल नहीं सदियों तक ये गूंजती रहेगी। बल्कि 25 लाख लोगों को रेस्क्यू करना इस 1 महीने के अंदर, इवैक्यूएशन के और हवाले इसी से बात करें, सैलाब आने से पहले लाखों जानवरों को साथ करना, रेस्क्यू करना, और कश्तियों के ऊपर बैठा के किसी ने और तरीके से बैठा के, मैं समझता हूँ ये बड़ी हिम्मत है, करना चाहिए, ड्यूटी है ये, हमें करना चाहिए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मरियम नवाज साहबा को कि वो पूरा इसमें फोकस करती हैं, इसमें पूरे यानी जहाँ दीदा लोगों को उन्होंने साथ बिठाया हुआ है, उनकी टीम है माशाल्लाह, एक वो टीम भी पूरा वर्क कर रही है। और हर जहाँ जहाँ लोग थे मैंने देखा है, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे हैं, जहाँ जहाँ सैलाब आया मैंने देखा है कि वहाँ पर वो हज़ारों की तादाद में निकल के वॉलंटरली वो वहाँ पे काम करते रहे हैं। तो ये आपने देखा है कि जब हुकूमत कोई काम करती है, तो जैसे हमारे परसों की अभी बात है, जिस अंदाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग निकले हैं,
मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि उन्होंने खुशी का इज़हार किया, बिल्कुल अवाम ने खुशी का इज़हार किया। जब कोई काम करता है तो उसकी तारीफ़ होती है। तो बिल्कुल इसी हमें तरह से। ये कई लोग कहते हैं कि सारा दिन इसी की तारीफ़ करते हैं, जिसने काम करना है उसी की तारीफ़ होती है। बिल्कुल जिसने काम ही नहीं करना उसको क्या कहेंगे, आप भी बहुत बड़े हैं जी, क्यों कहें उनको आप बड़े हैं? बिल्कुल बड़ा तो वही है जो काम करे। बिल्कुल एट द एंड ये बल्कि चीज़ कहना इस चाहते बारे हैं कि इसके मसाइल में हल हों। सीएम साहबा बरमला कह के गई हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि फैसलाबाद की आवाम अब नून से नाराज़गी ख़त्म कर रही है। बिल्कुल ये नाराज़गी चल रही थी और इसकी नाराज़गी ख़त्म जी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड्स के पैच वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े इश्यूज़ हैं, उस पे भी संजीदगी से काम लेने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और बेहतरी की गुंजाइश रहती भी है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इस्लाम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हाजी का सारी आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। शहर के वो तमाम मसाइल जो कि ये शहरी चाहते हैं हल होते हुए दिखाई दे, इस पर हुकूमत हिकमत अमली भी अपना रही है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमें भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करने के हवाले से अपना किरदार अदा करना है। वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हो, वो दरख्त लगाने के हवाले से हो, वो कवानीन को फॉलो करने के हवाले से हो, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अप्रोच हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।